साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो अब हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है विटामिन। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि एक ऐसा टॉपिक है जो अभी रह गया है और मान के चलिए ये आपको मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में आप चाहे विज्ञान से जुड़े रहें या कोई और भी एग्ज़ाम देने जाएँ, तो विटामिन से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपका चाहे वो सीएसआईआर हो, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? चाहे वो आपका कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, ठीक है? चाहे वो सीएसआईआर हो, आईसीएमआर हो, ठीक है? हर जगह ये क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो डीबीटी हो, ठीक है? तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बोनस होता है, बट बहुत सारी चीज़ें के बारे में हमें पता होता है, ये भी बात को मैं मानता हूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो हम इसको नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी हमारे क्वेश्चन्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं मोस्टली चीज़ों को आपकी कवर कर दूँगा, ठीक है? तो आप इसमें पूरा देखिए और इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अभी भी आपके पास 23 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है या आपका जो 17 तारीख का एग्ज़ाम है, तो अभी भी आपके पास अगर 17 को देखें तो आपके पास 1 हफ़्ते का समय है, 1 वीक का समय है। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, डेली-डेली रिवाइज़ करिएगा, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, वो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये एक बहुत अच्छा चार्ट बना है, तो बहुत शॉर्ट में ही मैं आपको सब बताऊँगा और हालाँकि कुछ चीज़ें तो मैंने आपको पहले से बता रखी हैं जब भी उसके बारे में ज़िक्र हुआ है और साथ में हम रिवाइज़ करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपके विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? तो ये जो आपके डिसऑर्डर्स या डिज़ीज़ कह लीजिए, जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उसमें जो सबसे पहले जो आपके जो क्लासिफ़िकेशन किया गया था, उसमें ये याद रखिएगा जैसे कि हम डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं, ठीक है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि जो डिवाइड किया गया, कुछ आपके वाटर सॉल्युबल थे और कुछ आपके फैट सॉल्युबल थे। तो वाटर सॉल्युबल आपका बी विटामिन था और सी विटामिन था, ये 2 आपके वाटर सॉल्युबल थे। अब जो आपका रिमेनिंग बच गया, वो आपका क्या है, फैट सॉल्युबल हो गया, तो ये आपको मैंने कवर कर दिया, ठीक है? तो डब्ल्यूबीसी याद रखेंगे, जिससे आपको ये याद रहेगा कि वो आपका वाटर सॉल्युबल है कि आपका फैट सॉल्युबल है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं तो पहला विटामिन जो होता है ये आपके ए, डी, ई, के ये 4 विटामिन जो होते हैं ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। बेसिकली सोर्स पूछा जाता है, फंक्शन पूछा जाता है, कौन-सी डिज़ीज़ होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा विटामिन्स जो है तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ, इस विटामिन टर्म का इस्तेमाल जो किया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम फुंक था। उन्होंने किया था, तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए, ठीक है? तो सबसे पहले विटामिन ए जो होता है ये आपका रेटिनॉल होता है, इसका केमिकल नेम जो होता है ये रेटिनॉल होता है। सोर्स क्या होता है ये आप जानते ही हैं कि आपको बचपन से कहा जाता है कि कैरेट, टोमेटो, पपाया खाइए, ठीक है? जो कि विटामिन ए का आपका सोर्स है क्योंकि इससे आँखों के लिए भी ये मतलब काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? एसेंशियल रोल ऑफ विज़न मतलब जो आप देखते हैं आई विज़न के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन्स होता है। तो ये बात याद रखिएगा विज़न के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इससे कौन-सी डिज़ीज़ होती है। तो इससे जो डिज़ीज़ कॉज़ होती है वो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है जिसको हिंदी भाषा में रतौंधी बोलते हैं, ठीक है? बट ये डिज़ीज़ जो होती है ये दुनिया जानती है, नाइट ब्लाइंडनेस सब जानते हैं। लेकिन जब आपको परेशान करना होगा एग्ज़ामिनर को तो वो आपको कुछ अलग नाम देगा क्योंकि अब आप क्या है मास्टर्स में हैं। ठीक है? तो वो जो डिज़ीज़ जो दूसरी इम्पोर्टेंट है वो आपकी ज़ीरोफ्थैल्मिया है, ठीक है? ये आगे मैं आपको बता दूँगा कि इस डिज़ीज़ में एग्ज़ैक्टली होता क्या है। तो ज़ीरोफ्थैल्मिया जो है इसको याद रखिएगा ये आपका विटामिन ए से होता है। इसके बाद ये फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है जो डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया? मैकुलम ने किया। तो ऐसे भी क्वेश्चन्स आपसे पूछा जा सकता है। विटामिन डी जो कि आपका कैल्सिफेरॉल होता है, ठीक है? और इसी में ही आपका एक क्वेश्चन सॉल्व कराते मैंने बताया था कि ये आपका एक जो होता है वो आपका कैल्सिट्रायोल होता है, ठीक है? ये जो होता है ये क्या इम्पोर्टेंट है, ये आपका एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है? एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी पूछा जाएगा तो आपका कैल्सिफेरॉल होगा, बाकी जब मैंने इसको कोलेस्टेरॉल की बायोसिंथेसिस पढ़ाई थी वहाँ पर भी ज़िक्र आया था और इसके अलावा भी बोन वगैरह में भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसका जो सोर्स होता है कॉड लिवर ऑयल होता है। स्किन की जो प्रॉपर्टी होती है कि ये सिंथेसाइज़ कर लेती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा ये क्या करता है इंक्रीज़ करता है कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन से इसका लेना-देना होता है फ्रॉम द जीआईटी से करता है एंड कैल्शियम डिपोज़िशन इन द बोन में मतलब ये क्या है बोन के लिए पॉज़िटिव हार्मोन है। इसी वजह से विटामिन डी जब आप खाते हैं तो आपका बोन स्ट्रॉन्ग होता है। इससे 2 डिज़ीज़ होती हैं
रिकेट्स होती है, ऑस्टियोमलेशिया होती है, रिकेट्स बच्चों में होती है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होती है। और इसी तरीके से हमने एक और डिजीज़ पढ़ा था एनसेफेलोमलेशिया, जो आपका विटामिन ई से हो रहा था पोल्ट्री वगैरह में, ठीक है? तो ये आपको याद आ जाना चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो बिहेव करता है हार्मोन्स के तरीके से देन एज़ अ कोफैक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे पूछा जाएगा कौन-सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के तरीके कार्य करता है, तो वो आपका विटामिन डी होता है, क्योंकि विटामिन्स जो होते हैं, जब आपने एंजाइम्स चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये आता है कि कोएंजाइम। तो बेसिकली हम यही लिखते हैं कि विटामिन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछा जाएगा कि कौन-सा ऐसा विटामिन है या कौन-सा ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन के तरीके कार्य करता है, वो आपका विटामिन डी होता है। साइंटिफिक नेम इसका एक्टिव फॉर्म, ये आईसीएमआर में पूछा गया। इसके बाद विटामिन ई, जो कि इसका नाम टोकोफेरॉल होता है, इसको याद रखिएगा। ये आपको कहाँ-कहाँ मिलता है, ये सोर्सेज़ देख लीजिएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपका एंटीऑक्सीडेंट के तरीके कार्य करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मेंटेन मसल्स ऑफ द बॉडी और स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी में भी इसका रोल है, ठीक है? इसकी डिज़ीज़ जो होती है वो आपका रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है और इसीलिए इसको फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। इसके बाद विटामिन के बारे में भी मैंने आपको जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाया था, वहाँ पे ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी मैंने ब्लड क्लॉटिंग से रिलेशन। तो बहुत सारे के यहाँ पे कि विटामिन के का डेरिवेटिव होता है के1, के2, के3 इस तरीके से होता है। इसका नाम जो है फिलोक्विनोन, मेनाक्विनोन इस तरीके से है। विटामिन के जो होता है ये सिंथेसाइज़ करते हैं आपके बैक्टीरिया ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज़ किया जाता है विटामिन के का। ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। प्रोथ्रोम्बिन से जब आपका थ्रोम्बिन बनता है उस स्टेप में विटामिन की का रोल होता है। ये पूरी चीज़ों को मैंने किया था। अगर इसमें डिज़ीज़ होगी तो आपका ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं होगा। इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, जो कि स्प्लाइट हेव ऑफ स्वीट क्लोवर, ये आपका नाम दिया गया है फ्लावर का, जिसमें डाइकाम्यूरॉल होता है, ये मैंने आपको बताया था, जो कि एक्शन ऑफ विटामिन के को इनहिबिट करता है और ये इसका एंटागोनिस्टिक होता है। और इसके अलावा एक और भी हमने वहाँ पे ज़िक्र किया था, ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? विटामिन ए से आपको ज़ीरोफ्थैल्मिया याद रखना है, विटामिन डी याद रखना है, रिकेट ऑस्टियोमलेशिया याद रखेंगे। इसके अलावा कौन-सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के तरीके कार्य करता है, तो वो आपका विटामिन डी होता है। विटामिन ई जो होता है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट के तरीके कार्य करेगा। रिप्रोडक्टिव फेलियर डिजीज़ होती है, बट हाँ, इसका आरबीसी से भी लेना-देना है। ऐसा ही क्वेश्चन एक सीएसआईआर में पूछा गया था। तो बहुत सारे बच्चे जो कि अभी आप देखेंगे कि आरबीसी से और भी विटामिन्स है जिनका लेना-देना होता है, बट ईच से बहुत ही रेयर केस में लोगों को पता होता है। तो ये वहाँ पे ये काफ़ी की फैक्टर था सॉल्व करने के लिए, ठीक है? इस तरीके से आपको मिल गया, विटामिन के मिल गया और ये जो आपको डाइकोम्यूरॉल याद रखना है। बाकी अगर याद कर सकिएगा तो इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इसको देख लीजिएगा। फिर आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं, इनको बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे आते हैं। इसमें आपका बी1, बी2 इस तरीके से सीरीज़ चलती है। बी1 जो होता है वो आपका थियामीन होता है। ये होता क्या है, एसेंशियल फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। ये बेसिकली आपके कोएंजाइम के तरीके काम करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो रिएक्शन में टीपीपी यूज़ किया जाता है। ये आपका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ द पाइरूवेट। तो जब आपने पढ़ा होगा, आपको मैं याद करा देता हूँ, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है, इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। 2 पाइरूवेट का मॉलिक्यूल बनता है। पाइरूवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना होता है, क्योंकि पाइरूवेट आपका 3 कार्बन है, ये आपका 2 कार्बन है, तो आपको 1 कार्बन हटाना है, यानी कि CO2 के फॉर्म से रिलीज़ हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया। अब चूँकि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में टीपीपी जो होता है वो एज़ अ कोफैक्टर कार्य करता है। समझ में आ गई बात? तो B1 को याद रखिएगा, इसकी कमी से बेरी-बेरी डिज़ीज़ होता है, जो आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है? इसके अलावा जो डिज़ीज़ होता है अल्कोहलिज़्म डेफिशिएंसी इन अल्कोहलिज़्म से इसमें कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, वो कॉज़ होते हैं। ये याद रखिएगा कि आज तक आपने बहुत सारे सिंड्रोम पढ़े होंगे, तो किसी और रेफ़रेंस में पढ़ा होगा, लेकिन B1 से भी सिंड्रोम्स होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्निक सिंड्रोम या कॉरसकोफ सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अलावा अल्कोहल इंटरफेयर विथ मेटाबॉलिज़्म ऑफ B1 इन द लिवर, तो यानी कि जो अल्कोहलिक पर्सन होंगे, उनके में ये समस्याएँ देखने को आपको मिलेगी। ठीक है? तो ये आपका बेरी-बेरी डिज़ीज़ हो गया, सिंड्रोम याद रखिएगा। यहीं पर एक चीज़ और आप समेटते हुए चलिए, वो मैं आपको सेपरेट एक बता देता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़, कि कुछ आपके टर्म होते हैं, आपने सोचा भी होगा, डिज़ीज़ होता है, डिसऑर्डर होता है, ठीक है? हो सकता है जानकारी के लिए रखिए सिंड्रोम होता है, तो इन तीनों में कुछ फ़र्क होते हैं। फ़र्क क्या होता है? डिज़ीज़ जो होता है, ये आपने देखा होगा कि ये पर्टिकुलर जब आपकी इलनेस होती है, मतलब जो आपकी इलनेस होगी, बीमारी होगी, वो आपकी 3 टाइप की हो सकती है, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, ठीक है?
डिज़ीज़ क्या होता है कि जब बेसिकली मतलब एक्सक्लूसिवली तो नहीं कहेंगे, जैसे आपको कोई पैथोजन की वजह से हुआ डिज़ीज़ हो गया, ठीक है? तो क्या है कि आपको पर्टिकुलर आपका जो ऑर्गेनिज़्म है उसके पर्टिकुलर ऑर्गन में या कोई और चीज़ की वजह से क्या हुआ कि आपको बीमारी हुई, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिज़ीज़ बोलते हैं। डिसऑर्डर क्या होता है कि जब कोई नॉर्मल प्रोसेस होनी थी, मतलब जो आपके नॉर्मल चलती ही रहती है, बट उसमें कोई आपका जेनेटिक डिफेक्ट हुआ या कोई और डिफेक्ट हुआ, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिक जो आपका प्रोसेस था, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आपके चल रहे थे, मान लीजिए कि नॉर्मल आपका ग्लूकोज़ का एब्ज़ॉर्प्शन था या कुछ और चीज़ें थी, उसमें म्यूटेशन हो गया, उसके वजह से कोई एक पर्टिकुलर आपका पाथवे इंटरप्ट हो गया। समझ रहे हैं? बेसिकली इस तरीके से आप मोटी भाषा में समझ सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है? और सिंड्रोम जो होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होती है, इसको ग्रुप ऑफ डिज़ीज़ बोलते हैं कि आपको बहुत सारी डिज़ीज़ हो जाती हैं। तो सिंड्रोम को अगर आप याद करेंगे तो आपको सबसे बढ़िया खूबसूरत सा एग्जांपल मिलेगा, वो आपको मिलेगा एड्स, ठीक है? एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज़, मतलब इतनी ये क्यों आज आज तक इसका इलाज क्यों नहीं बन पा रहा है? इसीलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा सिम्पटम्स आ जाते हैं जब एक बार वायरस एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी को तोड़ना स्टार्ट करता है, मतलब आपकी जो डिजीज़ आने लगते हैं, फंक्शन होने लगते हैं, एब्नॉर्मैलिटी आने लगती है, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें आने लगती हैं कि डॉक्टर भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं इसको कौन-सी दवा दूँ? मतलब हम इस एक्स चीज़ का इलाज करें कि वाई का करें कि जेड का करें? तो जब ग्रुप ऑफ डिज़ीज़ होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है या आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। डिसऑर्डर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, कोई आपका मेटाबॉलिक पाथवे है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपका डिसऑर्डर हो रहा है। तो डिसऑर्डर वर्ड जब आप पढ़ते हैं तो आप ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो आपका मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर होता है, मतलब आपका बोन फॉर्मेशन होता रहता है और कंटिन्यूअसली बोन का रिजॉर्प्शन भी होता है जो आपकी एक्सेस बोन होती हैं। बट अगर ये प्रोसेस में कमी आ गई तब क्या होगा, आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, पोरोसिस हो जाएगा। इसके अलावा आपका एक गैलेक्टोसीमिया वगैरह होता है, ये भी आपका डिसऑर्डर के में गिनती गिना जाता है। तो समझ रहे हैं? तो इस तरीके से याद रखिएगा और इसके अलावा आप डिज़ीज़ को भी याद रखिएगा कि जो आपके पैथोजेंस वगैरह से बेसिकली होते हैं या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक सीमित रहते हैं। ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन तक सीमित रहते हैं। जैसे निमोनिया हुआ, तो वो आपके लंग्स में हुआ, ठीक है? निमोनिया हुआ, वो आपके क्या हुआ, लंग्स में हुआ और प्लस क्या हुआ, आपके किसी पैथोजन की वजह से हुआ। तो ये जो कंडीशन डिराइव्ड हुई, ये आपका क्या हुआ, डिज़ीज़ हुआ। तो मतलब ये एक ओवरऑल स्टोरी है, इसको याद रखिएगा। बाकी आप इसको गूगल पे सर्च करके और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो ये आपका सिंड्रोम जो है वो इनसे लेना-देना है। इसके बाद विटामिन बी2 जो होता है, ये आपका राइबोफ्लेविन होता है। ये आपके आरबीसी प्रोडक्शन में कार्य करता है, या इसके अलावा जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो एफएडी की स्टोरी आती है वो यही है, राइबोफ्लेविन वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? ये आपका टीसीए साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रोल करता है। इसको राइबोफ्लेविन को येलो एंजाइम भी बोला जाता है और इसकी जो कमी से डिज़ीज़ होती है वो चिलोसिस होती है। विटामिन बी3 याद रखिएगा, इससे जो होता है ये आपका पेलाग्रा डिज़ीज़ होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये भी आपका कोफैक्टर के तरीके कार्य करता है। एनएडी, एनएडीपी जस्ट जो आप पढ़ते हैं वो आपका बी3 से डिराइव्ड होता है। विटामिन बी5 आपका पैंथोथेनिक एसिड होता है, राइट? इसके लिए जो आपको याद रखना है, इससे डिज़ीज़ जो होती है वो आपका डर्मेटाइटिस होता है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ये आपका कोएंजाइम ए के तरीके कार्य करता है इन द क्रेब साइकिल में। तो कोएंजाइम ए की जो स्टोरी आती है वो आपका विटामिन बी5 से हो जाता है और पेलाग्रा जो होता है वो आपका विटामिन बी3 से होता है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ को आप याद रखिएगा। विटामिन बी6 ये आपका पैराडॉक्सिन है, ठीक है? इससे भी आपका डर्मेटाइटिस, एनीमिया, कन्वल्जन, ठीक है? इस तरीके की आपकी सारी डिज़ीज़ होती हैं। बेसिकली आपका मेंटल डिसऑर्डर वगैरह देखने को मिलता है और इसका अपना रोल होता है, जो कि आपका पैराडॉक्सिन जो होता है बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई हैं, बाकी ये 1 दिन में तैयार नहीं होती हैं, इसी वजह से आपको 10-15 दिन का जो आपका समय है, 12 दिन का, उसमें आप इसको रोज़ सुबह-शाम इसको रिवाइज़ करते रहिएगा, तभी ये आपको रिकॉल रहेगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई, डिज़ीज़ डिसऑर्डर सिंड्रोम हमने समझ लिया। इसके अलावा आपका विटामिन बी7 जो कि आपका बायोटीन होता है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज़्म में इसका रोल होता है, विटामिन बी7 इसको बोलते हैं। और इसकी कमी से आपका ये सारी डिज़ीज़ होता है और इसके अलावा बायोटिन, आयोडीन का रिलेशन आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा इसका इंटरैक्शन होता है जब आप सिस्टम में देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में कि एंजाइम, प्रोटीन वगैरह में, तो सबसे अच्छा जो इनका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पे आप इसको पढ़े होंगे, ठीक है?
तो जो आपका एग व्हाइट होता है उसमें एविडिन प्रोटीन होती है व्हिच प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, देयरफॉर एग शुड नॉट बी ईटन इन द रॉ स्टेट। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी बायोटिन, एविडिन में काफ़ी मतलब इनकी जो इफ क्या बोलते हैं जो आपका एक्शन जो होता है या एंजाइम और प्रोटीन का कह सकते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो उसका बेटर एग्ज़ाम्पल आपको बायोटिन और एविडिन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका विटामिन बी9 जो होता है ये आपका फॉलिक एसिड होता है। ये आपके आरबीसी के फॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट है और इससे एक अनीमिया पर्टिकुलर टाइप का होता है जिसको हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं। तो फॉलिक एसिड याद रखिएगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद विटामिन बी12 जो कि आपका साइनोकोबालामिन है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है। ये आपका रिपोर्टेड है स्पाइरुलिनिया में पाया जाता है। आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए होता है। इसकी वजह से आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में फंक्शन में डिजीज आती है और इसकी कमी से पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। विटामिन बी17 इसको लैटेराइट बोलते हैं, ये बेसिकली आपका एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? और इसमें कोबालामिन में मैं आपको कोबाल्ट वगैरह सब बता ही चुका हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपसे पूछा गया है, +3 होता है। विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, गुआवा, टोमेटो इन सब में होता है। ये भी आपके आरबीसी और एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है, टीथ और गम्स के लिए अच्छा होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट के तरीके कार्य करता है। इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो जेम्स लिंड हैं। ठीक है? तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है? और अल्कोहलिज़्म आर सॉल्ट ऑफ विटामिन सी। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से दे दिया है। अब कुछ और भी चीज़ों को मैंने लगाया है, ये बेसिकली जैसा कि मैंने यू सत्यनारायण आपको बता रखा है कि एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है? इन सब चीज़ों के लिए आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, तो मैंने वहाँ से भी जो इस बुक में तो बहुत लंबा चैप्टर विटामिन का दिया है, बट मैंने कुछ टॉपिक्स, कुछ ऐसी चीज़ों को उठाया है कि जो आपके लिए केवल इम्पोर्टेंट है और हो सकता है वो एग्ज़ाम में आने की संभावना हो। तो सबसे पहले विटामिन्स इसका क्लासिफिकेशन फैट, वाटर ये हमने समझ लिया। डब्ल्यूबीसी लगा देंगे ये आपका सॉल्व हो जाएगा। कुछ आपके एनर्जी रिलीज़िंग होते हैं और कुछ आपके हिमेटोपोएटिक होते हैं। तो फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 ये आपके हिमेटोपोएटिक हो गया, साइनोकोबालामिन और ये हो गया और इसी तरीके से ये सारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके विटामिन्स होते हैं बेसिकली जो आपका विटामिन आपके बी होते हैं वो कोएंजाइम के तरीके कार्य करते हैं, लेकिन एक विटामिन के जो होता है वो भी कोएंजाइम के तरीके फंक्शन करता है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा कि एक्सेप्शन केस में अगर आपसे पूछेगा तो वो आपका विटामिन के होता है। इसके अलावा एक टर्म होता है विटामर्स होता है। आप समझेंगे ये क्या है? तो विटामर रिप्रेजेंट द केमिकली सिमिलर सब्सटेंस दैट पोसेस क्वालिटेटिवली सिमिलर विटामिन की एक्टिविटी जैसी होती है। तो जैसे आप रेटिनॉल पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये आपका रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड जो होते हैं ये विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए के विटामर्स होते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये ऑल है, इसमें क्या होता है, इसमें ओएच ग्रुप होता है, इसमें अल है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें, ठीक है? और ओइक एसिड में आपका क्या होता है, सी डबल ओएच होता है। तो ये इसका बेसिक मतलब केमिकल स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है, अब चेंज कर दिया जाए तो इस तरीके से ये बन जाता है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से पाइरोक्सिन वगैरह आपका हो जाता है। फिर इसके बाद डिफिशियंसी जो आपको मैंने बताया, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए से होता है, ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है। क्या कैरेक्टराइज़ क्या आ जाएगा? ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा ये आपका पार्ट होता है, कॉर्निया एंड क्रिटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल। और जब ये बहुत कंडीशन आती है तो इसमें एक आपको स्पॉट देखने को मिलता है, ये आपको बाइटोट्स स्पॉट है, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए, प्लैक्स का फॉर्मेशन हो जाता है और जब ये बहुत ज़बरदस्त कंडीशन हो जाती है मतलब तब ब्लाइंडनेस की भी स्थिति आ जाती है, उसको क्रिएटोमेलेशिया बोलते हैं। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, याद रख लीजिएगा। इसके बाद कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे आपका विटामिन सी जो होता है, इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज़ रैपिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, हेंस विटामिन सी बिकम इनएक्टिव इफ द फूड आर प्रिपेयर्ड इन कॉपर वेसल्स। तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन-सा विटामिन है जो आपको गर्म करके नहीं खाना है, समझ रहे हैं? या आपको कॉपर वेसल्स में नहीं खानी है, तो विटामिन सी होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, समझ रहे हैं? इसके बाद विटामिन सी जो होता है, ये जो होता है यूरेनिक एसिड पाथवे से बनता है और मैन या प्राइमेट मतलब हम लोग विटामिन सी को नहीं सिंथेसाइज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास एक एंजाइम होता है एल ग्लूकोनेट ऑक्सीडेज़ मतलब हम इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इसी वजह से हम इसको नहीं बना सकते हैं अपनी बॉडी में। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कौन-सा एंजाइम नहीं होता है, तो ग्लूकोलैक्टोन ऑक्सीडेज़ नहीं होता है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो आपके यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? और बॉडी में स्टोर नहीं होता है ये।
फिर आपका बायोटिन जो होता है, ये आपका एंटी एग विटामिन वगैरह ये आपको बता दिया। इसके अलावा B7 बोलते हैं, या इसको एच भी बोला जाता है, और ये आपका सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है, याद रखिएगा, क्योंकि जैसे सल्फर कंटेनिंग आपके अमाइनो एसिड होते हैं, वैसे सल्फर कंटेनिंग आपका ये बायोटिन है। ये आपका कोएंजाइम तरीके से काम करता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, ठीक है? मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना होगा तो वो बायोटिन की मदद से किया जाएगा। डिफिशियंसी में आपका जो पायरिडॉक्सिन से जो होता है, बेसिकली आपका न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स आते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चिल्ड्रन में अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो गाबा जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बेसिकली ये आपका इन्हिबिटरी होता है, उसकी कमी हो जाती है, जिससे कन्वर्जन या एपिलेप्सी आती है, ठीक है? तो ये आप समझे होंगे। इसके अलावा ये आपके हीम प्रोडक्शन के लिए भी जिम्मेदार होता है, और ज़ैंथोयूरिनिक एसिड के फॉर्म में इसका एक्सक्रीशन होता है यूरिन के माध्यम से। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके आईसीएमआर में पूछा गया था, हालाँकि वो दूसरा क्वेश्चन था। तो यूरिन में क्या किस फॉर्म में एक्सक्रीट होगा, तो चूँकि वहाँ पे पूछा गया था विटामिन B12 से रिलेटेड पूछा गया था, तो हो सकता है यहाँ से ये पूछा जा सके, इसलिए वजह से मैंने इसको लगा दिया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, पायरोक्सिन से क्या होता है, ज़ैंथोयूरिनिक एसिड जो होता है वो यूरिन में आएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, डॉक्टर गोपालन ये वर्ल्ड रिनोव्ड न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम इंडिया के हैं, लिंक्ड द बर्निंग फीट सिंड्रोम, ठीक है? ये सिंड्रोम पेन एंड नंबनेस इन द टॉयज, ये जो होता है पैंटोथेनिक एसिड डिफिशियंसी से इन्होंने बताया कि बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, ठीक है? तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो समझ रहे हैं आप कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे जुड़ी हैं, और यही क्वेश्चन जो आपके आईसीएमआर में पूछा गया 2000, ये मैंने लगाया हुआ है, 2021 में पूछा गया था कि डिग्रेडेशन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जैसे आप जानते हैं वैलिन वगैरह से क्या बनता है, कंपाउंड प्रोपेनिल कोएंजाइम ए बनता है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड थ्रू द मीडिएशन ऑफ मेथाइल मेलानिल कोएंजाइम ए बनता है। तो यही जो होता है, अगर विटामिन B12 में कोई समस्या आ जाती है, तो इसी फॉर्म में क्या होता है, ये B12 डिफिशियंसी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेथाइल मेलानिल कोएंजाइम में एक्युमुलेट हो जाता है, और ये यूरिन से इस माध्यम से रिलीज होता है मेथाइल मेलोनेट, समझ रहे हैं? और विटामिन B12 यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया है, केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको सिंथेसाइज करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, प्लांट्स विटामिन B12 को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका आईसीएमआर में पूछा गया था क्वेश्चन 2019 में, विच विटामिन इज ओनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपका विटामिन B12 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से इसका आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ठीक है? ठीक है, क्योंकि प्लांट्स तो इसको सिंथेसाइज़ करते नहीं है, यहाँ पे लिख दिया गया है, तो ये आपको केवल एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलेगा। और विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन बी डायग्नोस्ड बाय यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ मेथाइल मेलोनेट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से एक और चीज़ मैं इसको टिक कर देता हूँ, याद कर लीजिएगा, ज़ैंथोयूरिनिक एसिड जो होता है, वो आपका पैराडॉक्सिन से रिलीज़ होता है, ठीक है? पैराडॉक्सिन भी देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको एकदम याद रहनी चाहिए, गाबा वाली स्टोरी याद रहनी चाहिए। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, बाकी ये पैराडॉक्सिन आपका कौन-सा विटामिन है, ये सब याद रखिएगा, आपका B6 होता है, ठीक है? B5 याद रखिएगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी चीज़ों को मैंने समेट दिया है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बाकी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऐसे जो भी कुछ और भी कंटेंट्स होंगे, वो मैं धीरे-धीरे इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है? बाकी मोस्टली चीज़ें मैंने कवर ही कर दिया है, बस अब आपको रिवाइज़ करके अच्छे मन से जाना है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।